25 दिनों में वो हर रोज 10 लोगों को बताते हैं। इन्हें 250 लोगों को बताने में सिर्फ 1 महीना लगता है। क्या ये प्रभावी रूप से एडवाइस करने के लिए समय को कम कर देता है? जी हाँ, ये 3 महीनों को 1 महीना कर देता है। पर सच में समय कम नहीं होता, पर कॉन्टैक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। कुछ अद्भुत मामलों में लोगों ने 10 दिन में ऐसा किया है। कुछ लोग 25 लोगों को रोज संपर्क करते हैं और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। ऐसे विशेष मामले में अविश्वसनीय विस्फोटक शक्ति बनाई जा सकती है। जब चीजों को इस तरह से संकुचित किया जाता है तो वो एक बड़ा उछाल लेती है। जब तेल, पानी और हवा को ऐसे ही रखा जाता है तब कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं करते हैं। पर जब उन पर दबाव डाला जाता है एयर कंप्रेशर के साथ, तब क्या होता है? एयर को कंप्रेस करने पर सभी प्रकार की ऊर्जा बनती है। मशीनों, पंप और सक्शन ट्यूब्स को मोटर करने के लिए। और टैप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेल के साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाइड्रोलिक सिस्टम्स में तेल को कंप्रेस करने की ऊर्जा उत्पन्न की जाती है कई सारी 1 किलो वजन वाली भारी वस्तुओं को उठाने के लिए। यानी अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ चुनौती प्राप्त करना चाहते हैं, फिर आपको कभी भी इसे अपनी गलती से नहीं होने देना चाहिए और ना ही अपने आप को उस पर मुफ्त सवारी करने दें। आप उन घटनाओं का चयन करिए जो आप चाहते हैं कि हो, उन्हें व्यवस्थित करें और उन्हें एक अच्छे तरीके से करें। ऐसे आप जिंदगी में कामयाब होंगे। जी हां, इसलिए इन्हें इवेंट कंप्रेसिंग कहता हूं मैं। टाइम कंप्रेशन क्योंकि समय के घटनाओं के बराबर है, इसे टाइम कंप्रेशन कहते हैं। आपको अपने समय का उपयोग अच्छे तरीके से करना होगा। सूची बनाने के तीसरे स्टेप के बाद आप लोगों को फोन कॉल करेंगे। फोन कॉल करने का मतलब लोगों को व्यापार के बारे में बताना नहीं है, लेकिन उनसे नियुक्तियां करना है और उन्हें आमंत्रित करना होता है। आमंत्रित करते समय यह बहुत जरूरी है कि आप प्रतिबद्ध रहें, कि आप लगातार हर दिन फोन कॉल्स करते रहेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि कुछ लोग सेंटर में आने को भी अपने काम का हिस्सा नहीं समझते हैं। वो सुबह सेंटर में आते हैं और पूरा दिन बात करके बिता देते हैं और फिर घर लौटकर खाने का बंदोबस्त करना है, ये कहकर वो चले जाते हैं। वो मुश्किल से कोई फोन कॉल करते होंगे या दिए गए समय पर किसी से मिलते होंगे। दिन महीनों में बदल जाता है, फिर कुछ नहीं होता और अंत में वो मुश्किल से कुछ संपर्क बना पाते हैं। ऐसे लोग सिर्फ सेंटर में आते हैं और जाते हैं। सेंटर में बैठ के गप्पे करना काम नहीं कहलाता। सही मायने में काम किसे कहा जाता है? लोगों को फोन कॉल करना, उनसे मिलना, इसके बाद आता है छठवां स्टेप। व्यापार व्याख्या के बाद आपको आने वाली चीजों को कवर करना होगा। इसके बाद आप फॉलो अप और फॉलो थ्रू को कवर करेंगे। फॉलो अप में आपको फोन कॉल करना होगा। 48 घंटे के अंदर उनका अनुभव जानने के लिए। उत्पादों को बेचने के बाद प्रोडक्ट्स को लेकर ग्राहक की कुछ शिकायतें हो सकती हैं या फिर कुछ गलतफहमी हो सकती है। ऐसी समस्याएं सुलझाने के लिए थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। कई लोग हमारे उत्पादों के खिलाफ थोड़ा पक्षपाती होंगे क्योंकि हम अभी तक एक हाउस होल्ड ब्रांड नहीं बन पाए हैं। हमारे उत्पादों को इस्तेमाल करने से पहले ही लोग जो हैं वो पक्षपात कर सकते हैं। आपको इन सभी शंकाओं को दूर करना होगा। जल्दी से फोन कॉल करके उन्हें तसल्ली देनी होगी। बिजनेस एक्सप्लेनेशन के लिए भी हमें यही करना होगा। कोई व्यक्ति बतौर सदस्य योगदान करता है तो फिर आप ये सोचकर उत्साहित हो जाते हैं कि आप बहुत बड़ी डाउनलाइन बनाएंगे। फिर वही व्यक्ति आपको 1 हफ्ते तक कॉल नहीं करता
फिर आप कॉल करेंगे। वो बोलेगी मैंने अपने पति को इस व्यापार के बारे में बताया और वो बहुत गुस्सा हो गए। माफ करना, मैं आप लोगों के साथ शामिल नहीं हो सकती। इसलिए किसी चीज को एक हफ्ते तक ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर फॉलो थ्रू क्या है? इसका मतलब है जिनको आपने नियुक्त किया है उनके सफल होने तक आप उनका ख्याल रखेंगी। ज्यादातर मामलों में लोग अपने ग्राहकों को अकेला छोड़ देते हैं उनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खत्म होने से पहले ही। भले ही आपकी उपभोक्ता कुछ तेज गतिविधि दिखा रही है, आप छोटी मोटी चीजों की ही देखभाल कर रही हैं, उनमें रुचि दिखाकर। इसलिए आपका व्यापार वास्तव में बंद हो रहा है। आपको बड़ी या छोटी चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए और अपने से ज्यादा अपने साथी की सफलता के बारे में सोचना चाहिए। आपको समझना होगा उनकी सफलता आपसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारांश में, अगर आप किसी को नियुक्त कर रहे हैं फिर आपको उनका ख्याल रखना चाहिए, सफल होने तक उनका साथ देना चाहिए। अगला स्टेप है 7वां, काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग करनी होगी। काउंसलिंग के साथ कुछ ऐसा है कि आप तभी काउंसलिंग करते हैं जब कोई मुश्किल आती है। मैं उन समस्याओं के बारे में विस्तार में बताऊंगा जो इस व्यापार के दौरान आप झेलने वाले हैं। पहले, कुछ लोग कहेंगे कि वो किसी को नहीं जानते हैं। ये एक आम बात है ना? कुछ तो मुझे ही लोगों को रेफर करने के लिए कहते हैं, ये कहकर कि वो किसी को नहीं जानते। ये लोग इसलिए कहते हैं कि वो किसी को नहीं जानते क्योंकि उनके पास लोगों की सूची नहीं है। ये सूची भविष्य के कॉन्ट्रैक्टर्स की नहीं है, बल्कि आपकी जान पहचान वालों की है। आप कम से कम 250 लोगों को तो जानते ही होंगे। आप ऐसे लोगों की काउंसिल करें जो कहते हैं वो किसी को नहीं जानते। उससे सारे सवाल पूछें। आपके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आता है? किसे आप सबसे ज्यादा सफल होते हुए देखना चाहेंगे? किसके लिए आपको दुख होता है? आपको क्या लगता है कि ये व्यापार शुरू करने के बाद कौन सबसे ज्यादा सफल होगा? फिर वो किसी का नाम बताएंगे, जॉन डो। फिर आप वो नाम लिखेंगे। आप उनका फोन नंबर मांगेंगे जो वो आपको आसानी से दे देंगे। लिख लीजिए। उनकी उम्र पूछिए और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी पूछिए। पूछते रहिए उनका बैकग्राउंड, नौकरी, घर और सब कुछ उनके बारे। आसानी से जवाब मिल जाएगा। काउंसलिंग के बाद तय कीजिए कौन सा विकल्प सही रहेगा मिस्टर टो के लिए। प्रोडक्ट्स का वितरण करना या फिर मुआवजा योजना बताना। क्या वो हमारे प्रोडक्ट्स में रुचि लेंगे या फिर रोजी रोटी कमाने में? वो कहेंगे कि जॉन जो व्यापार करने में रुचि नहीं लेंगे। फिर उन्हें हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगेंगे क्योंकि वो काफी अच्छी स्थिति में है। फिर आप कहेंगे पहले हमारे प्रोडक्ट्स उन्हें देते हैं, या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि जॉन जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं और नई नौकरी की तलाश में है। फिर तो वो जरूर मुआवजे की योजना में रुचि लेंगे। ऐसे में हमें व्यापार विकल्प को चुनना चाहिए। फिर आप उनसे कहेंगे कि आप उनके साथ उनसे मिलना चाहेंगे। बेहतर होगा पहले आपसे बात कर लें। उनसे पूछिए, उनसे जाके मिलना या उन्हें कभी भूलना ठीक रहेगा। अगर आप ऐसे काउंसलिंग करेंगे तो वो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। फिर आप और आपके साथी मिलकर एक फाइल बनाएंगे या जॉन डो पर एक काउंसलिंग लॉग तैयार करेंगे। ऐसा करके आप एक संगठित तरीके से सबका ध्यान रख पाएंगे। जो भी आपके साथी की संपर्क सूची में है, आपके और आपके साथी के बीच हुई बातों को लिख लें। अगर आपका साथी कहता है कि वो मुश्किल से किसी को जानता है, फिर उससे पूछिए उन सभी के बारे में जिन्हें वो जानता है और उन सबकी काउंसलिंग करिए। दूसरे शब्दों में, अगर उनके साथ संबंध को खोजने में उनकी मदद कर रहे हैं, संबंधों को खोज कर निकालना। सभी मेरे साथ बोलिए, संबंधों को खोज कर निकालना। आप अपने साथ के लिए संबंधों को ढूंढेंगे इसी सिद्धांत के साथ कि अगर आप अपने प्रायोजक की संभावनाओं के बारे में पूछते हैं, या तो वो जितने भी लोगों को जानते थे
सबके बारे में बता चुके हैं, या फिर वो सच में किसी को नहीं जानते। शायद आपके प्रायोजक किसी और को नहीं जानते, इसीलिए उनके रोने से कुछ नहीं होगा। आपके प्रायोजक आमतौर पर सीमित स्रोत हैं, लेकिन अगर आप अपने साथी के संपर्कों को खोजेंगे, आप उनके दोस्तों के दोस्त को भी खोज सकते हैं। उनके पास के लोगों में भी ढूंढें और ऐसे ही ढूंढते रहें तब तक जब तक आप एक नोटबुक नहीं भर लेते। आप अपने साथी को यह भी सिखा सकते हैं कैसे अपने संबंधों का ख्याल रखें। ऐसे ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को ढूंढ पाएंगे। अब आखिरकार 8वें स्टेप के बारे में बात करते हैं हम यहां मैं डुप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। डुप्लीकेशन और नकल करने में अंतर है। डुप्लीकेशन क्लोनिंग की तरह होता है, जैसे क्लोन भेद डॉली के साथ हुआ था। हम उस भेद को कॉपीकैट नहीं कह सकते। फिर हम डुप्लीकेट और नकल में अंतर कैसे करेंगे? क्यों ना मैं अपने आप को आसान सी व्याख्या दूं। एक पेड़ है, अगर आप प्लास्टिक का बिल्कुल वैसा ही पेड़ बनाते हैं, उसे नकल कहते हैं। इस प्लास्टिक के पेड़ को नकल माना जाएगा। फिर हम इस पेड़ का डुप्लीकेट कैसे बनाएंगे? आप उस पेड़ के फल से एक बीज लें और उसे जमीन में गाड़ दें। उससे अंकुर अंकुरित होंगे और पत्ते निकल आएंगे और ये पेड़ बढ़ता ही जाएगा अपने मूल की तरह। इसी को डुप्लीकेशन कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं मूर्ख लोग क्या नकल करने की कोशिश करते हैं। वो किसी फैंसी आरएम को देखकर उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दिल में ईर्ष्या लिए वो उन्हें कॉपी करते हैं। लोगों को लगता है फैंसी गाड़ियों में घूमना, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाना और डिजाइनर कपड़े पहनने से उन्हें नौकरी मिलने में आसानी होगी। उन्हें लगता है मोटी वॉलेट, एक फैंसी कार और महंगे कपड़े और तेज तर्रार व्यापार शैली उनके लिए सही है। वो ये सब करने के लिए पैसे तक उधार लेते हैं। मत कीजिए। मैं आपको बताता हूं डुप्लीकेट कैसे करना है। आरएम जियोंग सो पार्क ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत की। वो गरीब थे। उन्होंने मेहनत करके व्यापार को बढ़ाया और अपने नेटवर्क को भी। हमारे अच्छे मार्जिन रेशियो के बारे में याद दिलाकर मैंने उसे उत्साहित किया। मैंने उसे देखा है बाहर निकलकर मेहनत करते हुए, जहां उसके साथी जीएम और एसआरएम तक पहुंच गए। वही वो एएसएम पर अटकी है, पर वो बेचने में काफी सफल रही। अपनी महारत बनाए रखने के लिए और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ती गई। वो चुपचाप 1.5 साल तक कड़ी मेहनत करती गई। एक दिन मैंने उसके व्यापार करने के भोलेपन को लेकर चिढ़ाया, ये कहकर कि जो भी मैंने कहा था उसने सब कुछ सच मान लिया। मैंने उसे अपने संगठन पर ध्यान देने के लिए कहा और यूजर्स को सेमिनार में आमंत्रित करने के लिए बोला। क्या पता वो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स बनाने में रुचि रखते हो। बस इतना ही। यह आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसके बाद से उसने लोगों को सेमिनार में आमंत्रित करना शुरू किया और उसका नेटवर्क बढ़ता गया। उसे सिर्फ यह पता था कि कैसे चीजें बेचते हैं और डिलीवर करते हैं। हालांकि कंज्यूमर बेस बढ़ाने के लिए उसकी कड़ी मेहनत और निष्ठा ने आश्चर्यजनक परिणाम दिया। वो और भी कॉन्ट्रैक्टर्स को लाई जो अपने नेटवर्क्स को संभालने में ज्यादा फोकस्ड थे। एसआरएम या एसटीएम बनने में उसे समय जरूर लगा, पर वो ही सबसे पहले आरएम बनी। उसके उपभोक्ताओं के ठोस और बड़ी नींव ने उसे इस रेस में जिता दिया। धीमी लेकिन स्थिर कछुए की तरह उसने सबसे पहले रॉयल मास्टरशिप हासिल की। तो आपको क्या करना चाहिए एक आरएम बनने के लिए? आपको अधिक उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और अधिक बिक्री करने पर काम करना चाहिए और यह सोचना चाहिए कि आप अपनी जान पहचान के सभी लोगों को कंज्यूमर बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बनाने पर ध्यान दीजिए। फिर आपको एहसास होगा एक कॉन्ट्रैक्टर्स बनाने से ज्यादा 100 कंज्यूमर बनाना आसान है। कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी सूची से अभिभूत हो सकते हैं, जबकि कंज्यूमर तुरंत कोई चीज फिर से खरीदते हैं अपनी जरूरत की चीजें खत्म होने पर। सोचिए, अपने दांत ब्रश ना करना। हर कोई रोज ब्रश करता है।
ऐसे ही 100 लोग आपसे खरीदेंगे। आपकी बात चारों ओर जल्द ही फैलती है ताकि आप उस संख्या तक पहुंच पाएं। जो टूथपेस्ट खरीदने वाले पहले असंबंधित लग रहे थे, पता है, डुप्लीकेशन से मेरा मतलब आपको नकल करने की सलाह देना नहीं था। इस सफल लोगों की तरह बनने के लिए बोला भी नहीं था, बल्कि 3 साल पहले उन्होंने जितनी मेहनत की वही मेहनत कीजिए, उनके नक्शे कदम पर चलिए। डुप्लीकेशन से मेरा यही मतलब था। यानी अच्छी डुप्लीकेशन के लिए ओरिजिनल वर्जन को भी अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अच्छे ओरिजिनल से ही अच्छा डुप्लीकेट बन पाता है। अगर आपको कभी लगे कि मेरा साथी मेरे जैसा नहीं है, फिर सच में कुछ तो गलत है। दूसरी ओर अगर आपके साथी दूसरी जगहों पर जाकर आपके डुप्लीकेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को रिपीट कर रहे हैं, लोगों को सेमिनार में आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। यह मेरी गारंटी है। लेकिन अगर आप खुद को अपने साथियों के लिए एक अच्छा उदाहरण नहीं मानते और आपको डर लगता है कि आप हार जाएंगे, फिर आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने ओरिजिनल वर्जन को बदलना चाहिए। आप ओरिजिनल हैं और ओरिजिनल से डुप्लीकेट बनता है। इसलिए अपने आसपास को बदलने के लिए आपको खुद को बदलना होगा। आखिरकार आपने सुनना खत्म किया सफलता के 8 स्टेप्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और जैसे कि हर वीडियो से